1909 में मैसाचुसेट्स के आर्खम शहर में विल थर्बर नाम का एक कला छात्र अपनी प्रेमिका का नग्न चित्र बना रहा होता है। तभी अचानक उसके पिता के आने पर उसे वहां से भागना पड़ता है। बाद में वह मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में अपनी कक्षा में पहुंचता है, जहां प्रोफेसर घोषणा करते हैं कि वार्षिक छात्र कला पुरस्कार जीतने वाले की कृति प्रतिष्ठित आर्खम गैलरी में प्रदर्शित की जाएगी। उसी सत्र के दौरान एक नया छात्र रिचर्ड पिकमैन कक्षा में परिचित कराया जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति कपड़े उतारकर लाइव मॉडल के रूप में कक्षा के बीच बैठता है। छात्रों को जो दिखाई दे उसे चित्रित करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। जहां बाकी छात्र तुरंत चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, वहीं थर्बर देखता है कि पिकमैन असामान्य तीव्रता से, लगभग आक्रामक ढंग से बोर्ड पर रेखाएं खींच रहा है। जिज्ञासावश थर्बर उसके पास जाता है और एक भयावह, विकृत और असाधारण रूप से जीवंत चित्र देखता है। वह चित्र डरावना होने के बावजूद उसे आकर्षित करता है। उसी शाम दोस्तों के साथ ताश खेलते समय थर्बर को पता चलता है कि बचपन में पिकमैन की मां ने अत्यंत भयानक तरीके से आत्महत्या कर ली थी। उत्सुक होकर थर्बर उससे कब्रिस्तान में मिलता है, जहां पिकमैन शांति से एक मरती हुई बिल्ली का चित्र बना रहा होता है। थर्बर स्वीकार करता है कि उसे कक्षा में बनाया गया पिकमैन का चित्र पसंद आया था। हालांकि पिकमैन बताता है कि प्रोफेसर की राय बिल्कुल अलग है। जब थर्बर उसे आगामी कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वह यह कहकर मना कर देता है कि उसे पुरस्कारों में कोई रुचि नहीं है। यह पूछने पर कि उसे प्रेरित क्या करता है, पिकमैन अन्य दुनियावी प्राणियों के चित्रों का संग्रह दिखाता है। वह बताता है कि उसे अंधकार, भ्रष्टता और कुरूपता की ओर आकर्षण है, क्योंकि उसके अनुसार पीड़ा ही जीवन की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। वह कहता है कि सहानुभूति उसके सत्य की खोज में बाधा नहीं बन सकती। जब थर्बर पूछता है कि ऐसा सत्य कहाँ मिलता है, तो पिकमैन संक्षेप में जवाब देता है, जहाँ भय रहता है। इसी बीच थर्बर स्वयं अपनी प्रतियोगिता के लिए बनाई जा रही पेंटिंग से संघर्ष कर रहा होता है। असंतुष्ट होकर वह अंततः निराशा में अपनी पेंटिंग नष्ट कर देता है और उसे जमा न करने का निर्णय लेता है। कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि पिकमैन की कृति भी अस्वीकार कर दी गई है। पिकमैन संस्था को पूरी तरह खारिज करते हुए कहता है कि वहाँ अब उसे सिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। थर्बर उसे अपने दोस्तों के साथ जुड़ने का निमंत्रण देता है ताकि वे उसका और काम देख सके, और पिकमैन सहमत हो जाता है। बाद में वह थर्बर को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ दीवारें भयावह चित्रों से ढकी होती हैं। पिकमैन बताता है कि उसका परिवार न्यू इंग्लैंड में बहुत पुराने समय से बसा है, यहाँ तक कि चुड़ैल मुकदमों से भी पहले से। वह अपनी पूर्वज लवनिया की कहानी सुनाता है, जिसे चुड़ैल घोषित कर आग में जला दिया गया था। पारिवारिक कथा के अनुसार उसने एक अनुष्ठान में अपने पति की हत्या की और उसका मांस अपने समूह के सदस्यों को परोसा। पिकमैन दावा करता है कि रात में उसे कभी कभी फर्श के नीचे उनकी हलचल सुनाई देती है। एक चित्र को घूरते हुए थर्बर को लगता है कि उसका उस पर अजीब मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। अभिभूत होकर वह बाहर भागता है और उल्टी कर देता है। तभी उसके सामने एक बग्घी आकर रुकती है। भीतर से एक हाथ उसे अंदर आने का संकेत देता है। जैसे ही वह पास जाता है, दरवाजा खुलता है और एक तैरता हुआ शरीर से अलग सिर दिखाई देता है। एक चुड़ैल उस पर झपटती है और वह अचानक जाग उठता है। उसकी शर्ट उस जगह से फटी होती है जहाँ प्रेत ने हमला किया था। एक मित्र कमरे में आता है और बताता है कि दोपहर हो चुकी। बाद में एक सामाजिक समारोह में थर्बर अपनी प्रेमिका रिबेका से मिलता है, जो उसे अपनी आंटी क्रेटन से मिलवाती है। वह पृष्ठभूमि में एक छायामय आकृति को मंडराते हुए देखता है। वे हिस्की का एक गिलास पीने के बाद वह चौंक जाता है जब रिबेका मजाक में उसके पास आती है। वह उसे अपने पिता चार्ल्स से मिलवाती है। फिर से थर्बर उस अंधेरी आकृति की झलक देखता है और घबरा जाता है। वह पार्टी से भाग निकलता है और रिबेका उसके पीछे पीछे आती है। जब वह उससे स्पष्टीकरण मांगती है, तो वह जो कुछ उसने देखा है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। आहत और निराश, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पिता से मिलना रेबेका के लिए बहुत मायने रखता था। रेबेका उससे जाने के लिए कह देती है। जवाबों की तलाश में व्याकुल थर्बर पिकमैन के कमरे में लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर पाता है कि कमरा खाली पड़ा है। दीवारों पर अब भी विकृत और भयावह रेखाचित्र टंगे हुए हैं। 17 वर्ष बीत जाते हैं। अब थर्बर एक संग्रहालय क्यूरेटर है। वह रेबेका से विवाह कर चुका है और उनका एक छोटा बेटा है, जेम्स। एक रात वह अचानक सीने में दर्द महसूस करते हुए जाग उठता है। उसी रात नीचे के किसी कमरे से आवाजें सुनकर वह सीढ़ियां उतरता है। दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है मानो कोई घृणित भोज चल रहा हो।
बिल्कुल वैसा ही जैसा लविनिया की उस पेंटिंग में था जो पिकमैन ने कभी उसे दिखाई थी। मेज के चारों ओर मौन अतिथि बैठे हैं और भोजन पर कीड़े रेंग रहे हैं। जैसे ही सभी उसकी ओर मुड़कर देखते हैं, वह झटके से जाग जाता है। ये केवल एक सपना था। बेचैनी दूर न होने पर वह फिर नीचे जाता है और हाल ही में आई एक पेंटिंग को खोलता है। चित्र भयावह है और डरावनी बात यह कि वह लगभग जीवित प्रतीत होता है, जैसे उसकी निगाहों के साथ सूक्ष्म रूप से बदल रहा हो। पहले की तरह उसका उस पर अजीब मानसिक प्रभाव पड़ता है। रेबेका अंदर आती है और पूछती है क्या हुआ। वह कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर पूछता है कि ये पेंटिंग किसने भेजी। रेबेका बताती है कि उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा था कि वह थर्बर को जानता है। उसका नाम पिकमैन था और वो फिर से शहर में लौट आया है। उनका बेटा जेम्स मेज पर रखी पेंटिंग देखता है और जिज्ञासावश उसे गौर से देखने लगता है। गहराई से विचलित थर्बर अगले दिन संग्रहालय जाता है और अपने कर्मचारी को निर्देश देता है कि वह उस चित्र को तुरंत वापस भेज दे। बाद में समिति की एक बैठक में जो नामक सदस्य घोषणा करता है कि उसने एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है जिसकी कृतियां आगामी प्रदर्शनी में शामिल की जानी चाहिए। वह अतिथि का परिचय देता है, रिचर्ड अपटन पिकमैन। पिकमैन समीक्षा के लिए कई चित्र साथ लाया है। उस रात कब्रिस्तान से गुजरते हुए थर्बर अंधेरे में अजीब आवाजें सुनता है। घबराया हुआ वह घर लौटता है। रेबेका पूछती है वह कहाँ था और वह गंभीर सिर दर्द का बहाना बना देता है। तभी वह बताती है कि उनके यहाँ एक आगंतुक आया है। पिकमैन उससे मिलने आया है। रात के भोजन पर पिकमैन शांत स्वर में कहता है कि एक कलाकार का कर्तव्य आत्मा को छूना है। वह कहता है कि हर गली के कोने में भटकती आत्माएं होती हैं। वे तो बस मामूली आत्माएं हैं उन प्राचीन सत्ता की तुलना में जिन्हें उसकी कला उजागर करना चाहती है। रेबेका उत्सुकता से सुनती है और अपने कॉलेज के दिनों को याद करती है जब वह थर्बर और उनके मित्र आत्माओं से संपर्क करने के लिए सियांस करते थे। वह एक रात का जिक्र करती है जब अचानक सब कुछ अस्वाभाविक रूप से अंधेरा और शांत हो गया था। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो और उसके सिर में एक अजीब सी भनभनाहट महसूस हुई थी। पिकमैन धीरे से पूछता है क्या वह किसी कंपन जैसा था। रेबेका सहमति में सिर हिला देती है। रात के भोजन के बाद पिकमैन थर्बर को अपने घर आकर अपनी नई पेंटिंग्स देखने का निमंत्रण देता है, लेकिन थर्बर मना कर देता है। पिकमैन उसे अपना कार्ड थमाता है और पुनर्विचार करने को कहता है। जाते जाते वह टिप्पणी करता है कि जेम्स एक खास बच्चा है जो उसे अपने जैसा लगता है। पिकमैन के जाने के बाद रेबेका अपने पति का सामना करती है। वह कहती है कि उसका व्यवहार रूखा था और याद दिलाती है कि उनकी युवावस्था के कलाकारों में से केवल पिकमैन ने वास्तविक सफलता पाई है। वह यह भी बताती है कि गैलरी और समिति में लोग थर्बर के बढ़ते अस्थिर व्यवहार की चर्चा करने लगे हैं। यहाँ तक कि वह पूछ बैठती है क्या उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। थर्बर समझाने की कोशिश करता है कि उसने हमेशा दुनिया में सुंदरता खोजी है, लेकिन पिकमैन की कला में एक ऐसा अंधकार है जो उसके साथ घर तक चला आता है। रेबेका शांत स्वर में जवाब देती है कि जीवन हमेशा सुंदर नहीं होता। उस रात थर्बर सपना देखता है कि उसके हाथ बिस्तर से बंधे हुए हैं। 4 आदमी उसके ऊपर खड़े हैं, किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। एक स्त्री आगे बढ़ती है और उसका गला काट देती है। वह अचानक जाग उठता है और तभी अपने बेटे की चीख सुनता है। वह और रेबेका दौड़कर जेम्स के कमरे में पहुंचते हैं। लड़का बुरी तरह डरा हुआ है, भय से कांप रहा है। थर्बर देखता है कि खिड़की खुली हुई है। वह दराज से अपनी बंदूक निकालता है और अगली सुबह कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां पिकमैन शांति से कब्रों के बीच बैठा चित्र बना रहा होता है। थर्बर उसका सामना करता है और पूछता है कि उसने उसके बेटे से क्या कहा। वह बताता है कि जेम्स रात में डर से चीखते हुए उठा था। पिकमैन किसी भी गलत काम से इनकार करता है। वह कहता है कि वह कभी थर्बर का मित्र था। इस पर थर्बर ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उनकी मित्रता का जो भी कर्ज था वह बहुत पहले चुका दिया गया है। पिकमैन जोर देकर कहता है कि बात कभी पैसों की नहीं थी। वह थर्बर के निर्णय को महत्व देता है। वह दावा करता है कि थर्बर उसके नवीनतम चित्र देखना चाहता है। वे सबसे उत्कृष्ट कृतियां हैं जो उसने कभी बनाई है। थर्बर मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पिकमैन एक प्रस्ताव रखता है। यदि थर्बर अभी उसके घर चले तो वह प्रदर्शनी से अपना नाम वापस ले लेगा, उसके परिवार से हमेशा दूर रहेगा और अपनी सभी पेंटिंग्स नष्ट कर देगा। अनिच्छा से थर्बर मान जाता है। वे पिकमैन के घर पहुंचते हैं, एक ऐसा स्थान जहां आधुनिक सुविधाएं बहुत पहले छोड़ दी गई है। महीनों से वहां बिजली नहीं है। पिकमैन उसे भीतर ले जाकर एक मंद भारी सन्नाटे वाले कमरे में खड़ा करता है। वह पूछता है
क्या तुम हवा में भय को महसूस कर सकते हो? फिर वह दूसरे कमरे में जाता है और थर्बर से बाहर प्रतीक्षा करने को कहता है। अंदर से उसकी आवाज सुनाई देती है, नहीं, वह मेरा मित्र है। कुछ क्षण बाद वह चिल्लाता है, नीचे झुको। घबराकर थर्बर आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचता है। वहां वह कुछ असंभव देखता है। पिकमैन की पेंटिंग्स हिलती हुई प्रतीत होती है। उनमें मौजूद आकृतियां ऐसे तड़प रही है मानो जीवित हों। पास ही उसे मिट्टी के तेल का एक कनस्तर दिखाई देता है। आवेग में आकर वह उसे फर्श पर उंडेलने लगता है, इस भयावह स्वप्न को समाप्त करने के इरादे से। पिकमैन उसका सामना करता है। थर्बर घोषणा करता है कि वह आज सब कुछ खत्म कर देगा। ये पेंटिंग्स उसके मन को संक्रमित कर चुकी हैं। पिकमैन शांत स्वर में कहता है कि वे केवल कला है। थर्बर असहमत होता है। वह कहता है कि वर्षों तक उसने सोचा कि वह नशे में है, भ्रमित है या किसी आघात से पीड़ित है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये सब पेंटिंग्स की वजह से था, वही उसे पागल बना रही थी। पिकमैन जवाब देता है कि कला पागल नहीं है, दुनिया स्वयं पागल है और भय उसी पागलपन से जन्म लेता है। वह कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है और पास रखे एक संदूक की ओर बढ़ता है। थर्बर उसे रुकने का आदेश देता है। जब पिकमैन नहीं रुकता तो थर्बर गोली चला देता है। पिकमैन जमीन पर गिर पड़ता है। अंतिम सांसों में वह कहता है कि वह केवल वही चित्रित करता है जो वह देखता है, जो उसके लिए परिचित है। उसकी कला के जीव काल्पनिक नहीं है, वे उसके परिवार के चित्र हैं। वे कल्पना से नहीं, स्मृति से, जीवन से आते हैं। थर्बर उसकी बातों को अनसुना कर मिट्टी के तेल में आग लगा देता है। पेंटिंग्स लपटों में घिर जाती है। आग की रोशनी में पिकमैन फुसफुसाता है कि अब समय आ गया है थर्बर को उनसे मिलने का, यह देखने का कि अंधेरे में सचमुच क्या प्रतीक्षा कर रहा है। उसी क्षण पेंटिंग में दर्शाई गई एक वास्तविक सत्ता उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह प्राणी पिकमैन के शरीर को पकड़कर उसे छायाओं में घसीट ले जाता है। डर से कांपता हुआ थर्बर तहखाने से भाग निकलता है। अगले दिन सामान्य स्थिति लौटाने के संकल्प के साथ वह रेबेका और जेम्स को संग्रहालय ले जाता है। जब वे प्रदर्शनी देख रहे होते हैं, वह अपने सहकर्मी जो से मिलने चला जाता है। वह भय से जड़ हो जाता है। पिछली रात जिन पेंटिंग्स को उसने जला दिया था, वे अब प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित हैं। वो जो को पाता है, लगभग पागलपन की स्थिति में उन चित्रों को घूरते घूरते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। घबराहट में थर्बर रेबेका और जेम्स को ढूंढने दौड़ता है, यह सोचकर कि उन्होंने भी वे चित्र देख लिए होंगे। वह रेबेका से कहता है कि जो के साथ एक दुर्घटना हुई है और वह तुरंत जेम्स को लेकर घर चली जाए। वह अपने सहायक गैब्रियल को आदेश देता है कि पिकमैन की हर पेंटिंग तुरंत हटाकर नष्ट कर दी जाए। बाद में थर्बर घर लौटता है और पाता है कि रेबेका शांति से रात का भोजन तैयार कर रही है। थका हुआ और व्याकुल वह अपने हाल के अस्थिर व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। वह आश्वस्त करता है कि अब सब खत्म हो गया है, पिकमैन चला गया है। रेबेका धीमे स्वर में कहती है कि उसे पता है वह कहाँ रहता है। जब वह मुड़ती है तो भयावह सत्य सामने आता है, उसने अपनी आंखें खुद निकाल ली हैं। असामान्य रूप से शांत आवाज में वह उसे बैठने को कहती है, चेतावनी देती है कि अन्यथा उसका भोजन खराब हो जाएगा। स्तब्ध थर्बर पूछता है, उनका बेटा कहाँ है? रेबेका धीरे धीरे ओवन की ओर देखती है, जहाँ से धुआं निकल रहा है। कांपते हुए हाथों से थर्बर ओवन खोलता है। अंदर उसे अपने बेटे का निर्जीव शरीर मिलता है और जैसे ही कहानी समाप्त होती है, पिकमैन की आवाज एक अंतिम बार गूंजती है। अब समय आ गया है कि वे सब देखें कि अंधेरे में वास्तव में क्या उनका इंतजार कर रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।